रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर बैठक बुलाई गई है। एक हफ्ते में दूसरी बार यूक्रेन संकट पर आपात बैठक शुरू हो गई है। इस बीच यूक्रेन रूसी हमले की आशंका को देखते हुए अपने सारे एयरपोर्ट बंद करने के निर्देश दे चुका है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि सीमा पर रूस ने करीब 2 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। तो यूएनएससी में बैठक शुरू हो चुकी है। यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। यूएनएससी में आज दूसरी बार यूक्रेन संकट पर चर्चा हो रही है। तो रूस और यूक्रेन के बीच संकट और गहरा गया है और बार बार खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन में रूसी फौज प्रवेश कर चुकी है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूस का यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, लगातार अमेरिका रूस को चेता रहा था कि वो अपनी सैन्य टुकड़ियों को यूक्रेन की सीमाओं से हटा ले, लेकिन पुतिन के अड़ियल रवैये पर, रुख पर कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया है और अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने बुधवार को देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की। इस बीच पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंधों की घोषणा की। साथ ही मॉस्को ने भी यूक्रेन स्थित अपने दूतावास परिसरों को खाली करवाया और वहां से राजनयिक कर्मियों को निकाल लिया। रूस और यूक्रेन संकट पर यूएनएससी में आपात बैठक है और वहां पर अमेरिका जब अपनी बात रख रहा था तो साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा गया, रूस को चेतावनी दी गई कि वक्त रहते वो अपनी सैन्य कार्रवाई को रोक दे, सेनाओं को वापस ले ले, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना होगा। आर्थिक प्रतिबंध पहले से ही रूस पर लगा दिए जा चुके हैं। और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज इस हफ्ते में दूसरी बार यूक्रेन पर चर्चा कर रहा है। इस चर्चा के लिए सत्र बुलाया गया है और ये सत्र आज सुबह 8 बजे शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही थी। सुबह 8 बजे ये शुरू हुआ और साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को भी नसीहत दी है और आधी रात से यूक्रेन में आपातकाल जारी हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी। पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है, लेकिन उसका कोई असर रूस पर होता नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन के सांसदों ने देशव्यापी आपातकाल लगाने के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के आदेश को मंजूरी दे दी। मंजीत नेगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? एक तरफ यूएनएससी की बैठक और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रूस लगातार अपनी कार्रवाई को तेज कर रहा है। देखिए मल्लिका, जिस बात की आशंका थी वो सच साबित हुई है और अब इस बात की इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रूसी राष्ट्रपति ने ये साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन के खिलाफ जो उसका मिलिट्री ऑप्शन था वो उसको टाला नहीं जा सकता। इस तरह की बात सामने आई। इसका मतलब अब बहुत जल्द, यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर रूस यूक्रेन में अपनी जो सैन्य शक्ति है उसका इस्तेमाल करेगा। उसकी सेनाएं पहले से ही यूक्रेन सरहद पर मौजूद हैं। तमाम उसके जो स्पेशल फोर्स के लोग हैं, उसके अलावा उसकी वायुसेना और थल सेना दोनों ही मोर्चों पर तैयार है। और अब एक बड़ी घटना यूक्रेन और रूस के बीच में होने जा रही है, जिसके संकेत साफ तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब तो यूक्रेन के खिलाफ जो रूस का सैन्य अभियान है उसको रोका नहीं जा सकता। इससे सीधे मतलब यही है कि अब यूक्रेन और रूस के बीच में जो सैन्य तनाव है वो चरम पर पहुंच गया है। हालांकि इस बीच यूएन की जो बैठक है वो भी चल रही है, लेकिन उसके ज्यादा नतीजे सामने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब अमेरिका, फ्रांस, जापान समेत तमाम जो बड़े देश हैं और जो नाटो के सदस्य भी हैं, उन्होंने तमाम तरह के सैंक्शन रूस के खिलाफ लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे। उसके बावजूद रूस की कार्रवाई साफ तौर पर दिखाती है कि पुतिन ने जो तय किया है यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन की जो कोशिश थी नाटो में शामिल होने के, उसको लेकर जो
सैन्य कार्रवाई यूक्रेन को लेकर। बिल्कुल, और मंजीत, हमने ये भी देखा कि किस तरह से पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन को एक बार फिर से चेतावनी दी थी कि अगर नेटो में शामिल ना हुए तो ये सब वापस हो जाएगा। जो सीमा पर सेनाएं पहुंची हैं, ये कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और अच्छा संकेत नहीं है मंजीत। बिल्कुल, पूरे विश्व समाज के लिए एक बड़ी घटना है, क्योंकि लंबे समय से इस बात की आशंका थी, लेकिन अब वो आशंका सच में तब्दील होती जा रही है। इस तरह से रूस ने अब साफ कर दिया है, और खासतौर से जो यूएन के और खासतौर से नाटो के बड़े सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत, उनके प्रतिबंधों के बावजूद व्लादिमीर पुतिन ने इस तरह का फैसला किया है। और उनके जो शब्द हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अब इस घटना को टाला नहीं जा सकता, यानी कि यूक्रेन के खिलाफ जो रूस की सैन्य कार्रवाई है वो होकर रहेगी। इसके सीधे मतलब यही है, और उसकी तैयारी अभी से नहीं बल्कि बहुत काफी लंबे समय से रूस ने पहले से ही यूक्रेन रूस सरहद पर तैयारी करके रखी थी। अपनी जो पूरी सैन्य ताकत है, और उस मुकाबले में रूस का मुकाबला यूक्रेन के लिए बहुत संभव भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की ताकत रूस के पास है सैन्य स्तर पर, वो उसकी तैयारी रूस ने पहले से कर रखी थी। और ऐसे में अब एक बड़ी घटना पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से रूस अगले कुछ घंटों के अंदर ही अपनी जो सैन्य कार्रवाई है, जो मिलिट्री ऑपरेशन है यूक्रेन के खिलाफ, वो करने जा रहा है। लेकिन अब यूक्रेन के सामने क्या रास्ता बचता है मंजीत? देखिए, यूक्रेन के सामने फिलहाल सबसे बड़ा रास्ता यही है कि क्या नेटो फोर्सेज, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत तमाम बड़े देश हैं, वो क्या रुख अपनाते हैं। क्या वो यूक्रेन पर रूस के हमले के तुरंत बाद नेटो फोर्सेज भी, हालांकि नेटो ने भी तैयारी की है, लेकिन रूस के मुकाबले में वो कितना उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें सबसे एक भूमिका चीन की भी देखनी होगी, क्योंकि जो इस पूरे मामले में अब तक शांत रहा है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर रूस किसी तरह की सैन्य कार्रवाई यूक्रेन के खिलाफ करता है तो नेटो फोर्सेस शांत नहीं बैठेंगे, नेटो की तरफ से कार्रवाई होगी। और इस बात को अब टाला नहीं जा सकता कि व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह के संकेत दिए हैं कि वो अब सैन्य कार्रवाई करने जा रहे हैं, उसको टाला नहीं जा सकता यूक्रेन के खिलाफ। तो ऐसे में नेटो फोर्सेज और रूस की सेनाओं के बीच में निश्चित तौर पर ये बड़ा युद्ध होने जा रहा है। बिल्कुल, तो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की बात तो पुतिन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही क्या ये महज एक धमकी भी हो सकती है? क्या ये एक डराने की कोशिश हो सकती है यूक्रेन को? देखिए, इस बात के संकेत व्लादिमीर पुतिन लगातार कह सकते हैं कि मानसिक और दूसरे तौर पर, सामरिक तौर पर देने की कोशिश कर रहे थे कि जो यूक्रेन है वो नेटो में शामिल ना हो। इस बात की कोशिश पिछले काफी लंबे समय से रूस की तरफ से की जा रही थी। व्लादिमीर पुतिन हर तरह से उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो नाटो का सदस्य न बने। लेकिन पिछले, अगर हम हफ्ते भर के घटनाक्रम को देखें, जिस तरह से तेजी के साथ पूरा घटनाक्रम बदला है रूस के मामले में, यूक्रेन और रूस के बीच में जो घटनाक्रम है उसमें तमाम तरह के जो, चाहे हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, सुरक्षा परिषद की बात करें, उसके अलावा नेटो फोर्सेस का जो दबाव रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ये साफ तौर पर कहा था कि अगर यूक्रेन पर कोई भी कार्रवाई। I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. The need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law and with agreements entered into by parties concerned. I underline once again that more than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. We are facilitating the return of all Indian nationals, including students, as may be required. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. I thank you. Я благодарю представителя Индии за его заявление и предоставляю слово स्थान पर बरकरार, और ये जानकारी देते हुए कि करीब 20,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में हैं, बॉर्डर एरियाज में भी इस वक्त मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी वहां पर मौजूद हैं, और किस तरह से भारत ने कवायद तेज कर दी है अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। और लगातार इसी बात पर भारत जोर दे रहा है, अपने स्टैंड पर बरकरार है कि डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत, आपसी सहमति से दोनों पार्टीज को इस पूरे मामले को लेकर एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पिछली बार भी यही कहा था
कि हमारी प्राथमिकता हमारे नागरिकों की हिफाजत है, उनकी सुरक्षा है और उन्हें वापस लाने के लिए विशेष विमान भी यूक्रेन से भारत पहुंच रहे हैं। लगातार छात्रों का घर वापस लौटने का सिलसिला जारी है और आज एक बार फिर भारत ने इसी बात पर जोर दिया कि बातचीत से मसले को सुलझाना चाहिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। If that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. I thank you. Я благодарю. तो आपने सुना भारत का संबोधन। यूएनएससी में आपात बैठक आज फिर बुलाई गई। एक हफ्ते में दूसरी बारी बैठक बुलाई गई, जहां पर हमने आपको अमेरिका का संबोधन भी सुनाया। अमेरिका ने भी लगातार जिस तरह से रूस को चेतावनी दी है, आज एक बार फिर रूस को यही चेतावनी दी अमेरिका ने कि वो अपनी सेना को यूक्रेन की सीमा से पीछे हटा ले और ये भी कहा कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई रूस की तरफ से होती है तो उसका अंजाम भुगतना होगा। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने आज भी यही कहा कि किस तरह से बहुत जरूरी है सभी देशों के लिए कि वो विश्व शांति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, निभाएं और एक सस्टेन डिप्लोमैटिक डायलॉग होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच, ताकि समझौता हो सके और यह जो टकरार है, ये जो तनाव है, वो बातचीत से सुलझ सके। मंजीत लगातार बने हुए हैं। मंजीत, यूएनएससी की बैठक में भारत का संबोधन हमने दर्शकों को बताया और लगातार भारत का स्टैंड एक ही है कि बातचीत से ही मसला हल होना चाहिए। देखिए मल्लिका, भारत के लिए थोड़ी स्थिति विचित्र है क्योंकि भारत रूस का भी मित्र है और रूस से भारत के सैन्य संबंध है, सामरिक संबंध है। उस लिहाज से भारत सीधे तौर पर रूस से भी टकराव लेने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए अगर हम पिछले हफ्ते 10 दिन का समय देखें तो भारत ने वेट एंड वॉच की स्थिति को अपनाया है और इसीलिए भारत ने प्राथमिक तौर पर अपने जो नागरिक हैं, खासतौर से बड़ी संख्या में हमारे जो छात्र यूक्रेन में मेडिकल और दूसरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में, उनको निकालने की कार्रवाई शुरू की। कल भी इंडियन एयरलाइंस और के जरिए बड़ी संख्या में छात्रों को, दूसरे नागरिकों को लाया गया। भारत ने इसी विकल्प को चुना कि अपने नागरिकों को किसी भी तनाव की स्थिति में वापस लाया जाए, लेकिन सीधे तौर पर रूस के खिलाफ अभी तक, चाहे हम विदेश मंत्रालय की बात करें या फिर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका जो स्टेटमेंट हमने देखा और इससे पहले भी जो बयान आए हैं, भारत ने इसकी साफ तौर पर यही कहा कि बातचीत से रूस और यूक्रेन के बीच में इस मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि भारत सीधे तौर पर रूस के साथ भी किसी तरह से अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता। और जहां तक नाटो की कार्रवाई का सवाल है, नाटो लगातार अमेरिका और दूसरे फ्रांस, जर्मनी समेत तमाम देश इस बात को साफ करते रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई नाटो के खिलाफ कार्रवाई मानी जाएगी और इसीलिए इस वक्त ये तनाव की स्थिति पैदा हुई है। बिल्कुल, भारत की स्थिति बहुत संवेदनशील है मंजीत। इस वक्त क्वाड देशों की भी भारत से ये अपेक्षा है कि वो खुलकर सामने आकर रूस का विरोध करे, लेकिन ये आसान नहीं है भारत के लिए। बिल्कुल, लगातार जो स्थिति बनी हुई है उसमें भारत फिलहाल वेट एंड वॉच देख रहा है किस तरह से इस मसले का हल निकले और इसलिए सीधे तौर पर भारत की तरफ से जो बयान है विदेश मंत्रालय, और यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहूंगा मल्लिका कि जो उच्च सूत्र हैं सरकार में, उनकी तरफ से तीनों सेनाओं को भी और उससे जुड़े लोगों से भी कहा गया कि इस मामले में कहीं भी किसी तरह की स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। जो भी स्टेटमेंट होंगे वो विदेश मंत्रालय के तौर से आधिकारिक तौर पर होंगे। इसलिए हमने देखा कि चाहे विदेश मंत्री हों, विदेश राज्य मंत्री हों, उनकी तरफ से भी फिलहाल इस मामले में सीधे कोई बयान नहीं आए हैं, क्योंकि भारत इस पूरे मामले को बहुत संवेदनशील तरीके से देखता है, क्योंकि भारत के लिए यूक्रेन और रूस दोनों ही मित्र देश हैं। यूक्रेन से भारत लंबे समय से हथियार, बड़े हम जहाजों की बात करें, आईएनएस विक्रमादित्य जो इस वक्त हमारे पास जहाज है, उसका इंजन यूक्रेन में बना हुआ है। हमारे पुराने जो IL-76 जैसे विमान है वो यूक्रेन से, जब रूस का हिस्सा यूक्रेन होता था, उससे आए हुए हैं। ऐसे में अभी भी दोनों देशों के साथ भारत के नौसेना के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए जो बड़े, चाहे हवाई जहाजों की हम बात करें, लड़ाकू विमानों की बात करें, सुखोई लड़ाकू विमान जो इस वक्त भारत का आधुनिक लड़ाकू विमान है, वो रूस से लिया गया है। इसी तरह से यूक्रेन से तमाम हमारे सैन्य हथियार आते हैं। तो ऐसे में भारत के लिए मामला बहुत संवेदनशील है। भारत यूक्रेन और रूस किसी भी एक देश का पक्ष नहीं ले सकता और इसीलिए इस मामले को बहुत संवेदनशील तरीके से सरकार उच्च स्तर पर हैंडल कर रही है और इसीलिए हमारे जो प्रतिनिधि यूएन में हैं वो इस पर उस तरह के सोच
समझकर ही बयान दे रहे हैं और इसीलिए सरकार फिलहाल क्या स्थिति बनती है उसको लेकर उस पर नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, और साथ ही S-400 भी बहुत महत्वपूर्ण मंजीत। हालांकि हमने अभी हाल फिलहाल में रूस पर डिपेंडेंसी कम की है, लेकिन फिर भी भारत के पास बहुत से विकल्प अभी इस स्थिति में नहीं है। मंजीत, ये भी यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें अमेरिका बहुत अहम भूमिका में है। अब अमेरिका का क्या स्टैंड होने वाला है आगे अगर युद्ध का ऐलान होता है तो? देखिए मल्लिका, सीधे तौर पर अमेरिका कभी ये नहीं चाहता कि रूस की जो पुरानी स्थिति है, यानी कि जब रूस के जो हिस्से थे, चाहे यूक्रेन हो चाहे दूसरे तमाम देश, वो अमेरिका की कोशिश है कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो अपनी ताकत न बढ़ाएं, रूस का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर उसको इस लिहाज से वो देखता है और इसीलिए सीधा जो टकराव है, जो विरोध है, वो अमेरिका का है। और सामने हमने देखा कि चाइना किस तरह से इस वक्त पूरे मामले को लेकर शांत बैठा हुआ है। अमेरिका सीधे तौर पर इसको रूस की बढ़ती हुई ताकत के तौर पर देखता है और इसीलिए वो पूरे नाटो संघ को लेकर, नाटो फोर्सेस के बल पर इस घटना को टालना चाहता है, यानी कि रूस पर दबाव बनाना चाहता है। और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने परसों जब देर रात उनका जो स्टेटमेंट आया था, पहली बार पूरे मामले को लेकर उन्होंने विस्तार से दुनिया के सामने अपनी बात रखी इस पूरे मसले को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए थे कि यूक्रेन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण, किसी तरह का सैन्य हमला नेटो फोर्सेस के ऊपर हमला माना जाएगा, क्योंकि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता है और यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने में अमेरिका की ही बड़ी भूमिका है। और इसीलिए क्योंकि अगर आप देखें यूक्रेन से जो यूरोपीय देश हैं, अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, वहां पर जो गैस सप्लाई है इस वक्त, अगर हम ऊर्जा की बात देखें तो गैस एक बड़ी पूरे यूरोप के लिए ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है और उसकी जो सप्लाई है यूक्रेन से बड़ी मात्रा में होती है। और रूस की भी यही कोशिश है कि वो एक बार अगर यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है, यूक्रेन को अपने कब्जे में लेता है, तो उसकी जो नेचुरल गैस है जो उसको अपने कब्जे में लेने के बाद वो यूरोप पर, अमेरिका पर, जर्मनी पर, फ्रांस पर, इन देशों पर एक दबाव की स्थिति में होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया में ऊर्जा की बड़ी लड़ाई है, उसी को लेकर दोनों की नजर है। और अमेरिका ये कतई नहीं चाहता कि एक बार अगर यूक्रेन किसी तरह से रूस के कब्जे में आता है तो उनकी जो निर्भरता है ऊर्जा को लेकर, गैसेस को लेकर, वो रूस पर बन जाए। तो ये बड़े मसले हैं जिनको लेकर रूस और अमेरिका में सीधा टकराव। बिल्कुल, और अभी फिलहाल पुतिन की तरफ से ये कहा जा रहा है मंजीत कि यूक्रेन पर कब्जा करना इरादा नहीं है, लेकिन यूक्रेन नहीं माना तो जंग होकर रहेगी और युद्ध को लेकर तैयारी पूरी है। तो क्या ये माना जाए यूक्रेन के पास आखिरी मौका है युद्ध टालने का? देखिए, यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। यूक्रेन अगर जो व्लादिमीर पुतिन की सीधी शर्त है कि वो नेटो में जाने का अपना फैसले को टाले, वो उसी दिशा में होगा और इसको लेकर अमेरिका सीधे तौर पर यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। और मुझे लगता है कि अभी तक यूक्रेन को ये लगता है कि उसको उसकी हिफाजत के लिए, उसको बचाने के लिए अमेरिका उसके साथ खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, ब्रिटेन खड़ा है। हालांकि हमने देखा कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी सीधे तौर पर अभी कोई बड़ा स्टेटमेंट या हम कहें कि बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है। अभी तक इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो सीधा टकराव अमेरिका और रूस के बीच में नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में मल्लिका एक ही विकल्प बचता है कि अगर यूक्रेन की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है, यूक्रेन की तरफ से ये कहा जाता है कि वो फिलहाल नेटो में जाने के फैसले को टालता है, उसको स्थगित करता है, मुझे लगता है कि तभी रूस इस बात को लेकर मानेगा और रूस का जो इस वक्त जो फैसला है यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का, वो मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए टल जरूर सकता है। बिल्कुल, और जिस तरह से ये मामला तेजी से आगे बढ़ा है, देखते ही देखते रूस ने अपनी कार्रवाई को इतना तेज कर दिया कि दुनिया को पता ही नहीं चला और माना ये जा रहा है लगातार कि ये बहुत पहले से इसकी प्लानिंग हो रही थी। देखिए, इसमें एक बहुत सोची समझी रणनीति रही है व्लादिमीर पुतिन की। अगर आप विश्व घटनाक्रम को देखें, रूस ने पिछले कई सालों से जब लगातार सत्ता में रहे व्लादिमीर, उन्होंने अपना सबसे ज्यादा जो उनके पास इस वक्त पेट्रोलियम का भंडार, दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार है, गैस का भंडार है। जब भी यूरोपीय देशों में दुनिया में गैसेस के या फिर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा फायदा रूस को होता है। और अगर आप जानकारों की माने तो रूस ने उस फायदे को पिछले 4-5
पिछले 10 सालों में उस पैसे को, उस जो उसका प्रॉफिट है, वो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगाया। आज आप रूस की सैन्य ताकत को देखें, उसके पास S-400 से लेकर तमाम ऐसे हथियार हैं जो दुनिया की किसी भी सेना को वो परास्त कर सकते हैं। इसीलिए रूस ने पिछले 4-5 सालों में अपना पेट्रोलियम से जो प्रॉफिट हुआ है, गैसेस से जो प्रॉफिट हुआ है, उसका सारा पैसा अपने सैन्य आधुनिकीकरण पर लगाया है। और इसीलिए रूस उस ताकत का इस्तेमाल इस तौर पर देखता है। और अमेरिका की भी यही चिंता है कि रूस अपने जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, गैसेस हैं, इसके अलावा उसकी जो सैन्य ताकत है, उसके बल पर अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। और ये सीधा टकराव दो एक तरह से महाशक्ति का आप कह सकते हैं, अमेरिका और रूस के बीच में। और इसमें एक तरह से जो यूक्रेन है, वो एक तरह से दोनों पार्टों के बीच में पिसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और अगर हम पुतिन के जो हाल ही में बयान आए हैं उस पर भी अगर गौर करें मंजीत, तो उन्होंने एक बात साफ कही कि वो ये बात अंदर से जानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो रूस की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगेगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि हम अपनी सुरक्षा के साथ किसी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। शायद वो अंदर से जानते हैं कि 1-2 साल का नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म, अगर एक रूस के भविष्य की बात की जाए तो उस लिहाज से उनके लिए ये कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण। देखिए, जानकार इसका दूसरा पहलू भी मानते हैं मल्लिका। रूस युद्ध की स्थिति में, ये युद्ध न सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी विश्व बिरादरी पर इसका असर पड़ेगा, आर्थिक तौर पर पड़ेगा। और जो पेट्रोलियम पदार्थों का भंडार इस वक्त रूस के पास है, रूस को ये मालूम है कि युद्ध की स्थिति में उसके जो दाम हैं वो बढ़ेंगे। और उसका एक दूसरा पहलू ये भी कि उसका इस युद्ध की स्थिति में भी फायदा उठाएगा। हालांकि युद्ध किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए आसान नहीं होता, लेकिन कई जानकारों की ये एक राय ये भी है कि रूस इस युद्ध के बहाने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का भी पहलू देखता है। अगर युद्ध की स्थिति होती है, पूरे जो यूरोपीय देश हैं जो पेट्रोलियम पदार्थों के लिए रूस पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए दाम महंगे हो जाएंगे, उसका फायदा रूस को होगा। तो ये एक दूसरा पहलू है। हालांकि युद्ध की स्थिति में ये युद्ध न सिर्फ रूस यूक्रेन सरहद पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका पूरा असर एशिया महाद्वीप पर पड़ेगा, यूरोपीय देशों पर पड़ेगा। वो इसके बड़े पहलू हैं। लेकिन एक पहलू ये भी। शुक्रिया मंजीत, आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।